तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 30 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न क्या पूछ रहा है, अभी हाल ही में किसे 34वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा साधु भद्रेश दास को। तो कौन सा सम्मान है? सरस्वती सम्मान, जो कि एक वार्षिक पुरस्कार है। और ये पुरस्कार पिछले 10 सालों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। तो किसी भी भारतीय नागरिक को उसके द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई कृति के लिए ये सम्मान दिया जाएगा। कितनी भाषाओं में? संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी भी भाषा में ये सम्मान दिया जा सकता है। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी होती है? 15 लाख रुपए होती है। और अभी 2025 में ये 2024 के लिए दिया जा रहा है। किसे? प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को। उनकी संस्कृत में उत्कृष्ट पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत साधु के लिए उनको ये सम्मान दिया जा रहा है। अच्छा, देता कौन है? के बिरला फाउंडेशन इसको देती है। पहली बार 1991 में दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को हिंदी भाषा में। आखिरी संस्करण 2023 में दिया गया था, 33वां संस्करण था। प्रभा वर्मा को दिया गया था रौद्र सात्विकम, जो उनका उपन्यास था उसके लिए। अच्छा, पहली बार तो हमने देख लिया, पहली बार किसे? 1991 में हरिवंश राय बच्चन को। अगर पूछे पहली महिला कौन थी जिनको दिया गया? 1995 में बालमणि अम्मा को दिया गया था, मलयालम लेखिका थी। ठीक है, तो इससे बनने वाले सभी तरह के प्रश्न हमने देख लिए, ध्यान में रखना इसको। साधु भद्रेश दास नाम है जिनको 34वां सरस्वती सम्मान मिला है। अब अवार्ड वाला प्रश्न है, तो चलो 2025 में इस साल कौन कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हमने पढ़े मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 2024 के लिए विनोद कुमार शुक्ल को। हिंदी लेखक है, छत्तीसगढ़ से हैं। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 दिया गया आर के श्रीराम कुमार को, वायलिन वादक है वो। नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 उर्मिला सत्यनारायण को मिला, भरतनाट्यम से संबंध है उनका। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 ये अभी दिसंबर में दिए गए थे। हिंदी भाषा में गगन गिल को दिया गया मैं आई जब बाहर के लिए, और अंग्रेजी का एस्टरिन कीर्क को दिया गया स्पिरिट नाइट्स के लिए। और प्रित्जकर पुरस्कार 2025 अभी लियू जियाकुन को दिया गया, चाइना के हैं, इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और 2024 का बुकर पुरस्कार ये जीता है सामंथा हार्वे ने। सामंथा हार्वे ये इंग्लैंड की है, उनके नॉवल ऑर्बिटल के लिए। और उसी तरह से 2024 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है वो जेनी अर्पेनबेक को दिया गया, वो जर्मनी की लेखिका है, उनके उपन्यास काइरोस के लिए। अभी चंद्रिका टंडन का नाम याद रखना, इन्होंने अपनी अभी एक एल्बम है इनकी त्रिवेणी, उसके लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता। और ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 ये किसे दिया गया? मंसूर अल मंसूर को, ये सऊदी अरब के हैं। अच्छा, वैसे एक इंपॉर्टेंट अवार्ड हमने कल भी पढ़ा था, कल वाली क्लास में, एबेल पुरस्कार, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। ये किसे मिला? जापान के मसाकी काशिवारा को मिला है, तो वो भी याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा CS शेट्टी को, यानी कि श्रीनिवासुल्लू शेट्टी। अच्छा, आप में से जो रेगुलर स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं वो कहेंगे कि इस तरह का प्रश्न तो कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था, भारतीय बैंक संघ का अभी अपॉइंटमेंट हमने देखा था। तो मैं आपको बता दूं, जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था भारतीय बैंक संघ, इंडियन बैंक एसोसिएशन के CEO बने थे वो अतुल कुमार गोयल थे। यहाँ पे हम चेयरमैन की बात कर रहे हैं, अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। तो अध्यक्ष बन गए हैं श्रीनिवासुल्लू शेट्टी। और ये भी नाम आपने सुना हुआ है, ये वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। और अभी इन्हीं को अगले वित्त वर्ष के लिए भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। ये किनका स्थान लेंगे? MV राव का स्थान लेंगे, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के CEO हैं। तो बात आपको समझ में आ गई। अभी वर्तमान में भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं ये MV राव, तो इनके स्थान पे आ जाएंगे श्रीनिवासुल्लू शेट्टी। कब से? अगले वित्त वर्ष से। अगला वित्त वर्ष कब से चालू होगा? 1 अप्रैल से। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, इसकी स्थापना होती है 1946 में, हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। भारतीय बैंकों का एक संघ है ये। अच्छा, इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड अपॉइंटमेंट्स में आपको नियुक्तियां रिवाइज कराता हूं। देखो फिर, जैसे कि अभी RBI के नए गवर्नर कौन बने थे? संजय मल्होत्रा 26 नंबर के हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार बने, ये भी 26वें नंबर के हैं। चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर विवेक जोशी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव बने दूसरे कौन? शक्तिकांत दास, जो कि RBI के पूर्व गवर्नर थे। इनके अलावा ऑलरेडी इनके पास एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी है PK मिश्रा।
मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये वी अनंत नागेश्वरन बने, मतलब कार्यकाल इनका बढ़ा दिया 2027 तक। और इसी तरह से नीति आयोग के भी सीईओ का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया। नाम है BVR सुब्रमण्यम। मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 7वीं बार अध्यक्ष बने। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के 11वें अध्यक्ष बने तुहिन कांत पांडे। और आप मुझे बताना यहाँ पे कि अभी हमारे नए वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बन गए। बाकी रक्षा लेखा महानियंत्रक, जिसे आप अंग्रेजी में बोलोगे कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, ये डॉक्टर मयंक शर्मा बने। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये के संजय मूर्ति बने। और लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ये SS दुबे बने। ये तीनों नाम मिलते जुलते हैं, तो इसीलिए मैंने साथ में लिख दिया ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में म्यांमार के भूकंप पीड़ितों के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो आंसर होगा ऑपरेशन ब्रह्मा। अभी आपने सुना होगा, देखा होगा, अभी 28 मार्च 2025 को म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बहुत ही खतरनाक वीडियोस अभी वायरल हो रहे हैं, आपने देखे होंगे यूट्यूब पे। उसको देखने के बाद एक तो अपने मुंह से निकल जाएगा, अरे बाप रे इतना खतरनाक। और वाकई में बहुत ही खतरनाक दृश्य देखने को मिले। इसमें अभी कई हजारों लोगों की मौत हो गई। और केवल 28 मार्च को ही नहीं, इसके अगले दिन में भूकंप आया। वो 5.1 तीव्रता का भूकंप था। और इसने केवल म्यांमार को ही प्रभावित नहीं किया, इसके आसपास के जो पड़ोसी देश है उसको भी प्रभावित किया। थाईलैंड में भी इस भूकंप ने तबाही मचाई। और उसके बाद दोनों देशों की सरकारों ने अपने यहाँ पे आपातकाल घोषित कर दिया। और ये भूकंप का जो केंद्र है, जो फोकस है, ये म्यांमार के मांडले शहर से 17.2 किलोमीटर दूरी पर था। तो अभी भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप प्रभावित पीड़ितों की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया। इस ऑपरेशन के माध्यम से हमने 2 C-130J विमान ये उत्तर प्रदेश के हिंडौन एयरफोर्स स्टेशन से रवाना किए म्यांमार के लिए। इसमें राहत पैकेज के साथ साथ जो भी मानवीय सहायता हम भेज सकते हैं वो हमने भेजी है। तो ऑपरेशन का नाम याद रखना है। हमारे करंट अफेयर से देखें तो प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑपरेशन का नाम आप लिख के रख लो, मुझसे एग्जाम में आपके डेफिनेटली पूछा जाने वाला है। ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा। और कौन से विमान भेजे हमने? 2 C-130J नामक विमान यहाँ पे भेजे हैं। ठीक है, अब इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस जो भारत सरकार ने शुरू किए थे वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। लेकिन भूकंप की बात है तो 2 प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं, ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है कि भूकंप को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल होता है? सिस्मोग्राफ या इसे सिस्मोमीटर भी कहते हैं। उसी तरह से रेक्टर स्केल का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? भूकंप की तीव्रता को। इस रेक्टर स्केल का जो आविष्कार है 1935 में चार्ल्स रेक्टर ने किया था। और म्यांमार में ये भूकंप देखने को मिला। तो मैं आपको पहले मैप में जरूर दिखा देता हूँ। ये रहा भारत, ये रहा इसके पास में म्यांमार, और यहाँ पे सैन्य शासन है। तो आप कह सकते हो म्यांमार के अभी वर्तमान में आंग हुआंग 2021 से यहाँ पे सैन्य शासन है। कैपिटल नेपिटो होती है, करेंसी है म्यांमार कियात। म्यांमार को गोल्डन पैगोडा भी कहते हैं। और म्यांमार का एक पोर्ट बड़ा न्यूज में था जिसे भारत ऑपरेट कर रहा है, सितवे पोर्ट, ये याद रखना। और म्यांमार भारत के बीच में हम तारबंदी कर रहे हैं, उसकी लेंथ जरूर याद रखना, 1643 किलोमीटर है। और अभी कुछ समय पहले ही चाइना ने 5000 किलोमीटर क्षमता वाला एक लेपार रडार स्थापित किया था म्यांमार में ही, ये भी ध्यान रखना। चलो कुछ ऑपरेशंस मैंने आपको कहा, मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, आ जाओ फिर। एक तो ऑपरेशन करुणा याद रखना। चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए हमने ऑपरेशन करुणा शुरू किया था। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन दोस्त, तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था तब मदद के लिए हमने शुरू किया। और ऑपरेशन कावेरी, युद्धग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए। ऑपरेशन मेघदूत, 1984 में सियाचिन में विजय पाने के लिए। ऑपरेशन ऑल आउट, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मारने के लिए। ऑपरेशन पोलो, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए 1948 में। ऑपरेशन के अलावा ऑपरेशन राहत, यमन युद्ध गृह में भारतीयों और दूसरे देशों के नागरिकों को यमन से बचाने और वापस लाने के लिए। ऑपरेशन अजय, इसराइल से अपने नागरिकों को निकालने के लिए। अल अक्सा फ्लड, हमास ने इसराइल पर जो हमला किया था उसे कोड नेम दिया था, और उसके जवाब में इसराइल ने जो हमला किया था उसको नाम आयरन ऑफ स्वॉर्ड नाम रखा था। ऑपरेशन चक्र 2 सीबीआई ने शुरू किया था। ऑपरेशन अमृत, ये केरल ने शुरू किया था एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए। आरपीएफ ने ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन उपलब्ध चलाया था। बीएसएफ ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन गर्म हवा, ये बीएसएफ चलाता है। ऑपरेशन सर्वशक्ति, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों को साफ करने के लिए
समाप्त करने के लिए चलाया था। ऑपरेशन इंद्रावती, हैती से भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन कामधेनु, जम्मू कश्मीर पुलिस ने चलाया था मवेशी तस्करियों को रोकने के लिए। ऑपरेशन बॉम्बे बकेट, उत्तराखंड जंगलों में जब आग लग गई थी तो उसे बुझाने के लिए हमारी सेना ने चलाया ऑपरेशन बॉम्बे बकेट। ऑपरेशन डेविल हंट, बांग्लादेश ने हिंसा से निपटने के लिए इसको अभी शुरू किया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, कई सारे इसमें एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, तो सब याद रखना और आज वाला प्रश्न लिख लेना, एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच में इंद्र अभ्यास 2025 का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा रशिया। तो एक्सरसाइज का नाम है इंद्रा अभ्यास या इंद्र अभ्यास। ये एक तरह का नेवल एक्सरसाइज है। इस बार 2025 में ये 14वां संस्करण हुआ है। ये एक बाईएनियल एक्सरसाइज है, द्विवार्षिक, हर 2 साल में एक बार होता है। तो इस बार कहां पे हो रहा है? बंगाल की खाड़ी में, चेन्नई तट पर। अभी 28 मार्च को शुरू हुआ, 2 अप्रैल तक ये चलेगा। आपको बता दूं, इनके बीच में जो ये पहला अभ्यास हुआ था ना, पहली बार जब ये हुआ था, फर्स्ट एडिशन 2003 में हुआ था अरब सागर। लास्ट एडिशन जो 13वां संस्करण था वो 2023 में हुआ था बंगाल की खाड़ी में। और अब ये 14वां संस्करण है जो कि 2025 में हो रहा है। अच्छा, इसमें भारत की तरफ से कौन कौन हिस्सा ले रहे हैं? आईएनएस राणा, आईएनएस कुठार और एक P-8I समुद्री गश्ती विमान है, वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब क्या करेंगे हम, 2025 में जो मिलिट्री एक्सरसाइज हमने पढ़े हैं वो सारे एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। लेकिन रशिया की बात है तो एक बार मैप में देख लेते हैं। ये रहा रशिया। देखो, रशिया की कैपिटल होती है मॉस्को, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन। रशिया की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। आपको याद है रशिया और भारत ने मिलकर के ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया है जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब ये तो रशिया के कुछ स्टैटिक देख लिए। चलो मिलिट्री एक्सरसाइजेज में आपको रिवाइज कराता हूँ। तो इस साल सबसे पहले हमने देखा था डेविल स्ट्राइक, भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में हुआ। ला पेरोस अभ्यास, फ्रांस ने इसका आयोजन किया था। बहुपक्षीय अभ्यास, मतलब बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया, भारत ने भी लिया। कहाँ हुआ था? मलक्का, सुंडा और लोम्बेक जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट में। एक्वेरियन अभ्यास भारत मालदीव के बीच में हुआ, मालदीव में। ट्रोपेक्स अभ्यास भारतीय सेना वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल के बीच में हुआ, हिंद महासागर में। साइक्लोन एक्सरसाइज भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ, राजस्थान में। विंग्ड राइडर्स अभ्यास भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में हुआ, पूर्वी कमान में। कोमोडो अभ्यास, ये भी बहुपक्षीय अभ्यास है, इंडोनेशिया ने आयोजन किया था, बाली इंडोनेशिया में, भारत ने भी हिस्सा लिया। सागर कवच अभ्यास, इंडियन कोस्ट गार्ड ने हिस्सा लिया, पश्चिम बंगाल में। जल थल रक्षा अभ्यास भारतीय सेना और तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस के बीच में हुआ, बेट द्वारका गुजरात में। उसके अलावा भी सी ड्रैगन अभ्यास हुआ था, अमेरिका ने आयोजन किया, पश्चिमी प्रशांत महासागर में, गुआम तट पर भारत ने हिस्सा लिया। डेजर्ट हंट अभ्यास इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया था, जोधपुर राजस्थान में। खंजर अभ्यास 12वां संस्करण हुआ था, भारत और किर्गिस्तान के बीच में, बिश्केक किर्गिस्तान। वरुण अभ्यास भारत फ्रांस के बीच में हुआ, अरब सागर में। कॉर्पेट और बोंगो सागर अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ, बंगाल की खाड़ी में। धर्मागार्जन अभ्यास 6ठा संस्करण था, भारत और जापान के बीच में हुआ, जापान में। एकिमे अभ्यास पहली बार हुआ, ये नेवल एक्सरसाइज भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच में, हिंद महासागर में। भारत और तंजानिया ने मिलकर इसका आयोजन किया था। और कल हमने एक त्रिसेवा अभ्यास के बारे में पढ़ा था, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, प्रचंड प्रहार उसको कहते हैं। हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर के इसका आयोजन किया था अरुणाचल प्रदेश में, तो वो भी याद रखना। तो अभी तक 2025 में ये 3 महीनों में इतने एक्सरसाइज हम पढ़ चुके हैं। बार बार जब भी एक्सरसाइज का प्रश्न आता है मैं आपको स्टार्टिंग से बार बार रिवाइज कराता हूँ, ताकि इतनी बार मैं आपको रिवाइज करा दूं, इतनी बार पढ़ा दूं कि ये चीज आपको यहीं पे रट जाए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे, हाल ही में राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन अभी किसने किया? तो आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू ने। यहां हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 की। यह भी 29 मार्च 2025 को हुआ। कहां पर? नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। इसका उद्घाटन किया हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। और 30 मार्च को यानी कि आज के दिन इसका जब समापन सत्र होगा उसमें चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि होंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी। और इस राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन को आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण कानूनों के कानूनी पहलू और इसके उचित कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना। किसने आयोजन किया? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, जिसके आपको पता है अध्यक्ष कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव है वर्तमान में। अच्छा, इसकी स्थापना एक बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना एग्जाम में पूछी जा चुकी है, याद रखना। 2010 में स्थापित हुआ था ये। अब ये सम्मेलन वाला प्रश्न है, तो कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स 2025 की कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स में आपको रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो देखो, एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी उद्घाटन किया था मोदी जी ने। कहां पे? भोपाल में।
नवा एशियाई आर्थिक वार्ता एशियन इकोनॉमिक डायलॉग ये हुआ पुणे में। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका नाम है प्रकृति अभी हुआ नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र के महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। अभी 98 नंबर के अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ स्पेन के बार्सिलोना में। बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में हुआ। 14वां एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक यह भी भारत में हुई नई दिल्ली में। 12वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 दुबई यूएई में। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट ये इस साल मई में होगा, भारत में मुंबई में होगा। पहली बार भारत इसको होस्ट कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस आईआईटी में अभी टेक कृति 2025 का आयोजन किया गया? तो आंसर तो इसका हो जाएगा आईआईटी कानपुर। अब ये टेक कृति क्या है? तो ये एक तरह का टेक्निकल फेस्टिवल है, उसी को नाम दिया टेक कृति, जिसका आयोजन आईआईटी कानपुर में किया गया। अभी 27 से लेकर 30 मार्च 2025 तक आयोजन करने का उद्देश्य है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उनको साइंस, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप के नए विचारों को तलाशने और उन्हें हकीकत में बदलने का मौका देना। ये एशिया का सबसे बड़ा इंटर कॉलेज टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप फेस्टिवल है और इसी में मिनी डिफेंस एक्सपो का भी आयोजन किया जा रहा है। तो टेक कृति इस टेक्निकल फेस्टिवल का नाम है जिसका आयोजन किया गया आईआईटी कानपुर में। यह आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे आईआईटी की बात है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट आईआईटीज में आपको रिवाइज करवा देता हूं जो भी किसी न किसी कारण से न्यूज में थे। तो देखो, अभी हमने पढ़ा था कि डीआरडीओ ने हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद बनाई है आईआईटी दिल्ली की सहायता से। आईआईटी मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर खोलने की घोषणा की? दुबई में। एमोलेड डिस्प्ले तकनीक के लिए अनुसंधान केंद्र कहां पर शुरू हुआ? आईआईटी मद्रास में। आईआईटी बॉम्बे ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज डेवलप की। आईआईटी मद्रास भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार शुरू किया। आईआईटी हैदराबाद डीआरडीओ के साथ मिलकर भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया। आईआईटी इंदौर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री के सहयोग से एग्री हब नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया। आईआईटी मद्रास भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया। आईआईटी गुवाहाटी सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर डेवलप करने के लिए समझौता किया। उसके अलावा अभी कोल इंडिया ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र क्लींज स्थापित करने के लिए आईआईटी हैदराबाद के साथ समझौता किया। और इसरो के अध्यक्ष ने अभी कहां पर श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर को शुरू किया आईआईटी मद्रास। और अभी इसरो ने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों स्पेस एप्लीकेशंस के लिए स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप जिसका नाम आइरिस है, इसको विकसित करने के लिए समझौता किया आईआईटी मद्रास के साथ में। अच्छा, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, और ये प्रश्न देखो एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, ये पूछ रहे हैं कि हमारे देश का जो पहला आईआईटी था वो कौन सा था, और ये 1951 में आया था। तो आंसर हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखना। और हाँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, क्रिक एग्जाम चैनल पे पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको बता दूं कि अपनी जो क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन है वहां पे मैं आपको टॉपिक वाइज क्विज बना करके दे रहा हूँ। टॉपिक वाइज मतलब जैसे कि अवार्ड की आपको क्विज लगानी तो अवार्ड वाले सेक्शन में चला जाओ, डेज की लगानी है तो डेज वाले सेक्शन में चले जाओ। आईआईटी जो हम पढ़ रहे हैं, आईआईटी से संबंधित अभी तक करंट अफेयर्स में कौन कौन से प्रश्न है उसकी क्विज लगानी है तो वो चले जाओ। हर टॉपिक की आपको वहां पे क्विज मिल जाएगी। टॉपिक वाइज क्विज में भी मंथली वाइज मिल जाएगी, जैसे कि फरवरी महीने में कौन कौन से अवार्ड वाले प्रश्न आए तो वो मिल जाएगा, जनवरी में कौन कौन से पढ़े वो मिल जाएगा। सब कुछ मैंने आपको बना के दे रखा है और सब कुछ बिल्कुल फ्री में है। यही चीजें किसी और प्लेटफॉर्म पे जाकर के देखोगे, वहां पे आपको पेड मिलेगा। हर क्विज का पैसा आपसे लिया जाएगा, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूं। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर पाते हो। तो क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके उन सारी क्विजेस का फायदा उठाओ। बाकी चीजें मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में चाय निर्यातक देशों में भारत किस स्थान पर है? तो आंसर होगा दूसरे स्थान पे। तो अभी हाल ही में टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने नया डेटा रिलीज किया है और इसमें भारत 2024 में चाय निर्यातक देशों में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पे केन्या है और भारत अभी श्रीलंका को पछाड़कर दूसरे स्थान पे आ गया है। भारत ने 2024 में 255 मिलियन किलो चाय निर्यात की है। और अभी इन्होंने जो डेटा रिलीज किया उसमें बताया कि भारत ने 2024 में 254 मिलियन किलोग्राम चाय को निर्यात किया है, जो कि दुनिया में कुल चाय निर्यात का 10% है। भारत का 2030 तक 300 मिलियन किलोग्राम चाय एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य है। वैसे ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि
भारत में हर साल लगभग 1400 मिलियन किलोग्राम चाय प्रोड्यूस होती है, पर ज्यादातर हम खुद ही उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। सुबह भी चाय चाहिए, दिन में भी चाय चाहिए, मेहमान आए तो चाय चाहिए, मेहमान आ रहे हैं तो चाय चाहिए, अरे चाय पी के जाना। तो हम चाय का कुछ ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। खुश हो जाएंगे तो चाय बनाओ, दुखी हो गए चल चाय पी के आते हैं। हर मूड पे चाय चाहिए, हर मौसम में चाय चाहिए, चाय 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 चाय। तो ज्यादातर इस्तेमाल हम खुद ही कर लेते हैं उसका। ठीक है, तो अभी याद रखना 2024 में चाय निर्यातक देशों में भारत दूसरे स्थान पे आ गया है। वैसे भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ये असम है, और दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये चाइना है। प्रश्न में हमने पढ़ा है निर्यात करने वाले देशों में, एक्सपोर्ट करने वालों में। तो पहले स्थान पे केन्या है, दूसरे पे भारत है, और चाय उत्पादक देशों में चाइना फर्स्ट नंबर पे है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले हमने कॉफी उत्पादन के बारे में भी पढ़ा था। भारत विश्व में 7वें स्थान पर है कॉफी उत्पादन में, और टॉप पे ब्राजील है। अच्छा, चाय जो है वो किससे बनती है? दूध से बनती है। चाय पत्ती डालते हैं दूध में। तो दूध की अगर बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादक देश ये कौन सा बन गया है? भारत बन गया है। ये अभी कल परसों ही हमने पढ़ा था। और इसी तरह से अगर पूछूं कि भारत हथियार के मामले में, हथियार को आयात इंपोर्ट करने के मामले में भी भारत दूसरे स्थान पे आ गया। सिप्री की रिपोर्ट आई, पहले स्थान पे यूक्रेन है, और सबसे ज्यादा हथियार हम रशिया से खरीद रहे हैं। वैसे दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका बेच रहा है, लेकिन हम तो रशिया से खरीद रहे हैं सबसे ज्यादा। स्टील प्रोडक्शन में बात करके भारत दूसरे स्थान पर है, पहले पे चाइना है। और मेट्रो रेल नेटवर्क में पहले स्थान पे चाइना है, फिर अमेरिका है, भारत तीसरे स्थान पर है। लेकिन सड़क नेटवर्क के मामले में अमेरिका के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो इसी तरह के कुछ ये डेटाज अभी रिलीज हुए थे। करंट अफेयर्स वाले प्रश्न सारे ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंस लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो आंसर होगा जसप्रीत बुमराह। तो लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंस लिमिटेड ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिसने अभी भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर्स की बात है, कुछ और नाम मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट वाले कराता हूँ। अभी एक तो याद रखना, यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी ने गुडविल एम्बेसडर बनाया था थियो जेम्स को, यूके के एक्टर है। यूनिसेफ इंडिया की बनी थी करीना कपूर खान। यूरोग्रिप टायर के बने थे महेंद्र सिंह धोनी। ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ डेनिम ब्रांड है लेविस, उसके बने दिलजीत दोसांझ। फेडरल बैंक की विद्या बालन। फ्रांस की नारिका कंपनी ने साइना नेहवाल को बनाया, बैडमिंटन प्लेयर है हमारी। अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया कृष्णमाचारी श्रीकांत। फिट इंडिया आइकॉन बने आयुष्मान खुराना स्केचर्स के जसप्रीत बुमराह। गो आईबीबो के ऋषभ पंत बने। और अभी टाटा मोटर के ब्रांड एम्बेसडर बनते विक्की कौशल। और आज हमने देखा लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंस लिमिटेड के भी जसप्रीत बुमराह बन गए। ठीक है, ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, फिर अगले में पूछ रहे हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति ये किस देश में है? तो आंसर होगा अमेरिका। तो हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा अरबपतियों वाला देश ये अमेरिका है। इसके बाद चाइना है, और तीसरे नंबर पे है भारत। अमेरिका में 870 अरबपति हैं, चाइना में 823 हैं, भारत में 284 284 है। और 92 अरबपतियों के साथ शंघाई ये एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गई है। उसके बाद बीजिंग में 91 है, और मुंबई में 90 है। अच्छा, एक पॉइंट और नोट करना कि HCL टेक्नोलॉजी की जो रोशनी नादर है वो दुनिया की टॉप 10 सबसे धनी महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय बन गई है। और भारत में सबसे अमीर आप जानते ही मुकेश अंबानी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। और दुनिया में सबसे अमीर एलन मस्क है, अमेरिका के, जो स्पेस एक्स, टेस्ला और एक्स के मालिक हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2025 ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 मार्च को। हर साल 30 मार्च को अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को 2023 में मनाया गया था। थीम क्या है? फैशन और वस्त्रों में शून्य अपशिष्ट की ओर, टुवर्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल। तो ये याद रखना है। और 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी होता है। आजादी के पहले राजस्थान को राजपूताना के नाम से जानते थे, जिसमें 19 रियासतें और 3 ठिकाने हुआ करते थे। फिर इन रियासतों और ठिकानों को मिलाकर के 30 मार्च 1949 को राजस्थान बनता है। तो इसलिए राजस्थान दिवस 30 मार्च को होता है। अब मार्च को जल्दी हम अलविदा कहने वाले एक आध दिन में। तो चलो मार्च के सभी इंपॉर्टेंट डेज एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस था। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस। 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस, वर्ल्ड हियरिंग डे।
4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 5 मार्च अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस, 7 मार्च जन औषधि दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 10 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, 10 मार्च राष्ट्रमंडल दिवस, 12 मार्च धूम्रपान निषेध दिवस, और इस बार हमने देखा था कि 12 जुलाई को अब से अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस भी मनाएंगे, होप डे। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 18 मार्च आयुध निर्माण दिवस, 18 मार्च वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस, और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, 20 मार्च हैप्पीनेस डे, 20 मार्च विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस, 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, 21 मार्च वर्ल्ड सिंड्रोम डे, और 21 मार्च को इस बार नया दिवस था, विश्व ग्लेशियर दिवस। 21 मार्च को ही विश्व कविता दिवस, 21 मार्च को विश्व कठपुतली दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 मार्च को बिहार दिवस, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे, 24 मार्च को वर्ल्ड कबड्डी डे भी था, और 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे हमने मनाया था, रंगमंच दिवस। तो ये सब मार्च के इंपॉर्टेंट डेज थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, अब मार्च जैसे खत्म हो गया तो दिवस वाले प्रश्न, जो डेज आपको क्विज लगानी है, तो क्विज आपको मिल जाएगी वहीं पे टॉपिक वाइज सेक्शन में ही। तो क्विज अब आप लगा लेना, तीनों महीने के डेज मिल जाएंगे अलग अलग, जनवरी के अलग, फरवरी के अलग और मार्च के अलग। तो प्रैक्टिस कर लेना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ऐसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना। लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यहाँ पे नीचे लाइक का बटन होता है तो उसे जरूर प्रेस करना, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग वीडियोस को सपोर्ट करेंगे तो। बाकी क्विज मैंने आपको बता ही दिया, और ये जो भी आज हम डिटेल्ड पढ़ रहे हैं, ये डिटेल्ड पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाता है। कहाँ पे? अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे ही, वो भी बिल्कुल फ्री में होता है। तो चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का भी हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, एबेल पुरस्कार 2025 किसने जीता? मसाकी काशिवारा ने, जापान के। फिर पूछा, त्रिसेवा अभ्यास प्रचंड प्रहार का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? अरुणाचल प्रदेश। सेपक टकरा विश्व कप 2025 कहाँ पर हुआ? बिहार में। पंजाब सरकार किस वन्यजीव अभ्यारण्य में राज्य की पहली तेंदुआ सफारी स्थापित करेगी? झज्जर बचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पहली बार सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस कब मनाया गया? 28 मार्च। और दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादक देश कौन सा बन गया? और किस भारतीय मूल के अमेरिकी को अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक बनाया गया? डॉक्टर जे भट्टाचार्य। चर्चा में रही सरकार आधारित सेवा सहकार का संबंध किससे है? टैक्सी सेवा। मिस्र के तट पर डूबी उस पनडुब्बी का नाम क्या है जिसमें 6 विदेशी पर्यटक मारे गए? सिंदाबाद। और आखिरी प्रश्न था कि भारत ने किस देश के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लीबा नाम से एक पहल का गठन किया? तो आंसर होगा श्रीलंका। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था किस भारतीय शहर भारत में पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनकर इतिहास रचा? तो आंसर होगा कोझिकोड, जो केरल में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।